अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमैरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल यारा। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं नोवेल का बाकिया हिस्सा। सुबह वीरा ने उसके कमरे में आते ही उसका लिहाफ खींच कर उतारा। वो चौंका रह गई। तुम रात भर रोती रही हो? तुम्हें से क्या? उसने फिर से नम आंखें रगड़ी। रोना तुम्हें हर मसले का हल लगता है? वीरा गुस्से से बोली। मैंने तुम्हें सिर्फ मजाक किया था और तुम्हें हार्ट रॉक के उस हिस्से में ले जाकर बैठा दिया था, वरना मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें हार्ट रॉक को अंदर से दिखाने का था। मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए वहां से गायब हुई थी। वहां बहुत से हमारे यूनिवर्सिटी फेलोज थे। ऐसे कोई घबराने वाली बात तो नहीं थी। मैं वापस आई तो तुम वहां नहीं थी। मैं तुम्हें फोन कर रही थी। मालूम है मुझे। मैं हंस रही थी कि तुम इतनी जल्दी घबरा गई हो। कि मैं घबरा नहीं गई थी, मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी क्योंकि मैं कैफे के स्टोर में बंद थी। क्या कहा तुमने? वीरा को लगा वो मजाक कर रही है। मैं कहीं नीचे कैफे के स्टोर में बंद थी। इस बार टेंडर ने मुझे लॉक किया था। कारल ने? वीरा बुरी तरह चौंकी। ओ, तुमने उसे कुछ कहा था क्या? वो ऐसे ही भड़क उठता है। तुम जानती हो उसे? इमराहा वीरा से ज्यादा चौंकी। यूनी में काफी जाना जाता है उसे। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। लेकिन इमराहा, तुम वहां 10 मिनट भी बैठी क्यों नहीं रह सकी? तुम इतनी हवास बख्ता क्यों हो जाती हो? क्योंकि मैं तुम सब जैसी नडर नहीं हूँ। रंधे गले के साथ वो चलाई। तो हो जाओ हम जैसी, हो जाओ। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो तो अब बड़ी बन क्यों नहीं जाती? तुम्हें कैसे स्टोर में लॉक कर दिया गया? इतना तो म्यूजिक था और वो सब लोग। अगर कोई मुझे वहां देख लेता। कारल ने मुझे धोखे से स्टोर में बंद कर दिया। तेज म्यूजिक ने तुम्हारे कानों के पर्दे हिला डाले होंगे, तुम्हारी अक्ल के नहीं। तुम तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। वीरा ठीक कह रही थी। वो तहम्मुल का मुजाहिरा भी कर सकती थी। मैंने आलियान को थप्पड़ मारा। असल बात तो अब उसने अब की थी। वीरा ने आबरू उचका कर उसे देखा जो बेड पर लिहाफ के ढेर में दबी बैठी थी। आलियान कहाँ से आ गया यहाँ? मैंने उसे फोन किया मदद के लिए और फोन कारल ने उठा लिया। मैं समझी दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये किया है। कितनी ज़हीन हो तुम इमराहा। पहले तुम इतनी हवास बाख्ता हो गई कि स्टोर में लॉक हो गई, फिर एकदम से तुम्हारा जहन इतना काम करने लगा कि तुमने सारी कहानी समझ ली कि किसने क्या क्या किया है। बेवकूफ की अकल हमेशा नुकसान के बाद हरकत में आती है, हर बार। अब तुम आलियान से सॉरी कर लेना। मुझे तो आज शॉपिंग के लिए जाना है, फिर मुझे अपने टूर के लिए कुछ तैयारियां करनी हैं। कहूँ तो तुम्हें यूनी छोड़ दूं? मैं बस से चली जाऊंगी। उसने अपने नम गाल साफ किए। हिम्मत करके वो उठी, तैयार हुई। रोई रोई आंखों के गिर्द हल्के मेकअप की तय जमाई और यूनी आ गई। अभी अभी वो ये सोचकर दहल सी जाती थी कि अगर उसे स्टोर में लॉक किया जाता सिर्फ एक मजाक या सिर्फ उसे तंग किया जाना ना होता तो ये इत्तेफाक था या वो शख्स उसके पीछे था। यूनी में दाखिल होते ही उसने कारल को अपने दाएं हाथ चलते हुए पाया। गुड मॉर्निंग जंगली क्वीन। इमराहा ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और बिजनेस स्कूल की तरफ चलने लगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक स्टोर में नहीं रख सका। मुझे डर था तुम पुलिस को फ़ोन कर दोगी। इमराहा को अफसोस हुआ। उसे कर लेना चाहिए था। वैसे तुम कर भी लेती तो तुम कभी ये साबित नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हें वहां तक लेकर गया था, बल्कि उल्टा मैं तुम पर ये इल्ज़ाम साबित कर सकता था कि तुम चोरी की गर्द से वहां गई और वो लॉक हो गई। एकदम कहीं से निकलकर आलिया ने उसे अप्रोच किया। कारल मुस्कुराता हुआ खिसक गया। कारल क्या कह रहा था तुमसे? मैंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बेफिक्र रहो। वो थोड़ा शरारती है। यूनी का कोई स्टूडेंट कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि उसे यूनी से निकाल दिया जाए। उसका मसला मुझसे था, तुमसे नहीं। मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे हिट नहीं किया। हिम्मत करके जल्दी से कह दिया। मतलब वो खुशनसीब सिर्फ मैं ही हूँ। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। आलियान ने उसके सुर्खी माइल आंखों की तरफ देखा। वो जब जब इन आंखों की तरफ देखता था उसे लगता था जैसे बस अभी इनमें से आंसुओं का दरिया निकलेगा और सब भीग भीग जाएगा।
तुम शर्मिंदा नजर तो नहीं आ रही। कैसे नजर आया जाता है शर्मिंदा? यानी माफी भी वो मांगने आई थी और गुस्सा भी वही कर रही थी। वेल, ऐसे तो नहीं जैसे तुम हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो माफी मांगने आई थी तो बदले में ये सुनने आई थी कि कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो, तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों होती हो? वो खामोश रही। अच्छा ठहरो, इधर मुझे देखो, तुम्हारी सॉरी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो उसे देखने लगी। उसने आंखें बंद कर ली, मुंह में कुछ बुरबुराने लगा, फिर आंखें खोल ली, पेन पर फूंक मारी और पेन को जादू की छड़ी की तरह गोल गोल घुमा दिया। ये क्या है? जादू। अब फिर से अब पहले जैसा हो गया है। मैंने वक्त पर अपना जादू चला दिया है। उसने कल रात को हमारी जिंदगी में से निकाल दिया है। अब सब ठीक है, सब ठीक ही रहेगा। इमराहा को हंसी आ गई। तुम सब इतने अजीबोगरीब क्यों हो और तुम इतनी समझदार क्यों हो? उसने हाथ में पकड़े जादू के पेन को अपनी नाक पर रखते हुए पूछा। हम सब बादाम खाते हैं ना? हम सब समझदार, अक्लमंद, समझ वाले इंसान हैं। क्या इतराहट थी इमराहा की। हम सब बिल्ली और चूहे खाते हैं, इसलिए इतने अजीबोगरीब हैं। बिल्ली, चूहे? आख! इमराहा झट भूल गई। आलिया ने ख्वाहिश की कि काश कि उसके हाथ में पकड़ा पेन वाकई जादू का होता। वो इस लम्हे यही रोक लेता, इमराहा को फरीज कर देता, फिर उसके नाक को पकड़कर दाएं बाएं करता। काश ये जादू से आ सकता। फिर से करना? क्या? वही जो बिल्ली चूहे के नाम पे किया था। उफ, तुम सब पागल हो, कहते इमराहा जाने लगी। तुमने कभी किसी को चैलेंज किया है? वो भागकर उसके पीछे आया। नहीं। वो रुक गई। मैं तुम्हें करूं? वो गुफ्तगू को लंबा कर रहा था या वक्त को। इमराहा ने आंखें सुकेर कर उसे देखा। क्या चाहते हो? डू और डाई। अब ये कौन सा नया पागलपन है? हम सब दोस्त करते हैं, सारा मैनचेस्टर करता है। सब क्रैक हो क्या? क्रैक? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई आसान सा टास्क दे सकता हूँ। स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी, और शतरंज भी। इमराहा खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। वैसे तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। अच्छी है ना मेरी बातें? वैसे तुम डर रही हो, है ना? तुम बेवकूफ हो। इमराहा इस्तज़ाहिया हंसी। तुम खौफजदा हो। वो भी इस्तज़ाहिया हंसा। पहले अपना इलाज करवाओ। डर का कोई इलाज नहीं। मैं ऊट पटांग हरकतें नहीं करती। ऐसे लोग खौफ को कई नाम दे देते हैं। तुम बहुत ज्यादा संकी हो। वो चलने लगी। मतलब जाओ। वो दूसरों को इल्जाम देते हैं। वो उसके साथ चलने लगा। मतलब नहीं। ओ खुदाया, तुम लोग, तुम्हारी तेज मिर्च जैसी जुबान, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। खुदा के लिए बस करो। वो वास्ते देने पर आ जाते हैं। क्या चैलेंज है तुम्हारा? पक्का? वो जल्दी फैल जाते हैं। इमराहा का कहका बुलंद बांग था। आलियान का जादू का पेन आखिर काम क्यों नहीं करता? ये स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह मुझे नहीं आती, तुम कुछ और कहो। यानी आसान सा। अब वो उसे चिढ़ा रहा था। जो मुझे आता हो और मैं कर सकूं। यहाँ करीब ही डॉग बाउल है। मुझे नहीं करना कुछ डॉग्स वगैरह के साथ। वहाँ डॉग्स नहीं है, एक गेंद है, बोतल है। तुम्हें गेंद से बोतलों को गिराना होगा। तुम्हें 3 बार प्रैक्टिस कर सकती हो। वैसे मैंने लाइफ में इतना आसान चैलेंज किसी को नहीं दिया। तुम मशरिक से हो तो? इमराहा सोचने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मशरिक वाले सब कर सकते हैं। रूसी टाइगर को साथ लाओगी? बिल्कुल जरूर। ठहरो जरा, पहले ये बताओ वो किन दिनों में बीमार होती है? सीजन क्या है उसके लाचार होने के? वो हमेशा चाको चुबंद रहती है। उसे जरूरी काम कब कब होते हैं? मेरे लिए वो हमेशा फारिग रहती है। तुम दोनों में कैट फाइट कब कब होती है? हम में बहुत अच्छी ज़हनी आहंगी है। वो एक अच्छी लड़की है। वो कब तक बुरी बन जाएगी? उफ, अच्छा, आ जाना दोनों। लेकिन वीरा उसके साथ नहीं आ सकी। उसे न्यूज़पेपर के ऑफिस जाना था। लेकिन उसने इमराहा को बड़ी देर लगाकर ये समझा दिया था कि गेंद को किस तरह से हाथ में पकड़ना है और कैसे टेक्निक से फेंकना है। डॉग बॉल में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का काफ़ी रश था। इमराहा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। उसने कभी ये खेल नहीं खेला था। गेंद उसे ज़रूरत से ज़्यादा वजनी लगी। वीरा ठीक कहती है, एक इंसान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक आम वजन के इंसान को उठाकर फेंक सके, और उससे गेंद नहीं उठाई जा रही थी।
पाकिस्तान में उन्हें एक सोफा या ऐसी ही कोई आम सी चीज इधर से उधर करनी पड़ जाती तो 2 से 3 लोग मिलकर ये सब करते और फिर ऐसे हाँफने लगते जैसे किसी हाथी को घसीटने जा रहे हों। पहले कोशिश में उसकी गेंद एक भी बोतल नहीं गिरा सकी और बोतलों से दूर लैन के दरमियान में ही किनारे पर जाकर रुक गई। दूसरी कोशिश में उसने कामयाबी से 2 बोतलें गिरा ली और तीसरी में फिर से एक भी नहीं। ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है, आलिया ने हंसी को छुपा कर कहा। इमराहा ने उसकी हंसी देख ली थी और वो चिढ़ गई। इस बार उसने गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे मैदान जंग में सिपा सलार बाजी मात या हाथ के तख्त तलवार को बुलंद करता है और पूरी कुव्वत से वार करता है। इमराहा ने मुकम्मल तवज्जो से अपनी पूरी कुव्वत से गेंद को फेंका और फिर वो ऐसे चलाई कि आसपास मौजूद बहुत सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। भले से देखते रहें, वो चलाती रही। सारी बोतलें चित हो चुकी थी। मशर की लड़की इमराहा जीत चुकी थी। तुमने तो कहा था तुमने ये खेल पहले कभी नहीं खेला। बेशक ये पहली बार है। तुमने किसी प्रोफेशनल की तरह गेंद फेंकी। पहले तुम मुझे दिखाने के लिए गेंद को एवं लड़खड़ाती रही हो ना। किस्मत साथ हो तो कोई बाजी मात नहीं होती। उसने ऐसे कहा जैसे फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली हो। तुम झूठ बोल रही हो। भूरी आंखों की भूमें तन गई। फिर सब झूठ लगने लगता है। काली आंखें जगमग करने लगी। तो एक बार फिर करो। फिर हारने वाले बहाने बनाते हैं। तुमने जरूर चीटिंग की है। फिर वो फाउल चलाते हैं। मैं विनर हूँ। मुझे जीत जाने वाला कहा जाता है। तुमने मेरा नुकसान कर दिया। मुझे यकीन था तुम हार जाओगे। फिर मैं तुम्हें सजा देता। कितना रहम दिल इंसान था। वो उसे सजा देने के चक्कर में था। कैसी सजा? मैं तुम्हें बातें सुनाता। बातें? ये कैसी सजा है? ये सजा सुनने वाले के लिए होती है, बोलने वाले के लिए नहीं। तुम्हें सब सुनना पड़ता है। वो रोमन अखाड़े के किस्से होते या स्कूल के दिनों की सजाएं, विंडो शॉपिंग की फजूल तफसीलात होती या सबवेज में मिलने वाले सिपों की अजीबो गरीब हरकतें। बोलने वाले का जब तक जी चाहेगा वो बोलेगा। सारा दिन, सारी रात, अगला दिन, अगली रात सुनने वाले को सुनना होगा। बोलने वाले पे कम ही किस्मत मेहरबान होती है ताकि उसे ऐसा सुनने वाला कोई मिले। इतनी देर तक बोलने रहने वाला पागल ही होगा। मुझे होना था ना पागल। इसे शायद वाकई में बड़ा नुकसान हो चुका था। इसे सब को छोड़ दो। यानी अब मुझे तुम्हें चैलेंज देना है। कोई सजा है ना? हाँ, ऐसा करो, मुझे कह दो मैं अभी यहाँ घुटनों के बल झुक जाऊं। इतनी मामूली सजा मैं क्यों कहूँ ये तुमसे? ये मामूली नहीं है, हरगिज नहीं। ऐसे ना कहो। वो इस कीमती पत्थर की तरह कुरलाया जिसकी जोहरी ने बहुत कम कीमत लगा दी हो। इमराहा गहरी सोच में चली गई। तुम 1 हफ्ते तक अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करोगे। तुम चाहती हो मैं आज रात ही खुदकुशी कर लूं? तो तुम मरना चाहते हो? मैं मर जाऊंगा, अपनी क्लासेस नहीं छोड़ूंगा। कुछ और कहो। वो दोनों डॉग बाउल से बाहर आ चुके थे और सड़क के किनारे चल रहे थे। तुम सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं दोगे, यानी तुम हर सूरत यही चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा किया, तुम्हें भी करना चाहिए। कहा तो है कर लूंगा खुदकुशी, इससे भर कर और क्या होगा। दोनों मेन रोड पर आ चुके थे और सड़क किनारे चल रहे थे। सड़क पर काफी रश था। ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ही हुजूम था। अच्छा, कुछ और कहो। इमराहा ने सड़क की तरफ देखा जहां वो खड़े थे। उससे चंद कदम आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग थी जो काफी तवील थी। वो दोनों भी इशारा बंद होने का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें बहुत शौक है ना बंदर की तरह छलांगे लगाने का, तो तुम्हें इस क्रॉसिंग को हाथों के बल कलाबाजियां लगाकर क्रॉस करना है। पहली फुर्सत में अपने दिमाग का इलाज करवाओ इमराहा। कह कौन रहा था जिसका अपना इलाज होने वाला था? अब तुम डर कर पीछे क्यों हट रहे हो? पाकिस्तान में मेरी एक दोस्त ने भी एक बार ऐसा ही किया था। मैंने 200 गोल गप्पे खाए और मैं जीत गई। बदले में मैंने उसे बस इतना कहा कि उसे सिर्फ 5 मिनट तक अपने डैड की कार चलानी है। इसमें क्या मुश्किल था? ये तो बहुत आसान है। तुमने उसे आसान टास्क दिया। वो कार चलाना नहीं जानती थी। ओह वाओ, किस मॉडल की कार थी? ये तुम लड़के कार के नाम पर मॉडल पूछने क्यों बैठ जाते हो? वो एक कार थी, बस एक कार। ये तुम लड़कियां गाड़ियों के मॉडल्स पे ध्यान क्यों नहीं देती? एनीवेज, फिर वो सिर्फ 4 मिनट कार चला सकी। अगले 4 महीने कार वर्कशॉप में रही और उस पर पूरे 50,000 लगे। और बस आलिया ने ऐसे पूछा जैसे कह रहा हो इतने सब पर भी ऐसे बस कह रही हो। हाँ, और मेरा दाखला उनके घर बंद। बस तुम्हारा दाखला बंद?
उसने गर्दन को हल्का सा खम देकर हंसी को होंठों के पीछे रोक कर पूछा। अगर उसे बेतहाशा हंसी आ रही थी तो उसे खुलकर हंस लेना चाहिए था। अपनी हंसी को काबू में रखने में उसने इमराहा से अपना रुख फेर लिया। अब वो उस कोशिश में था कि वो इतनी बुरी तरह से ना हंसे कि इमराहा बुरा मान जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। उसने सर उठाया, मैनचेस्टर के खुले आसमान को देखा जिसके पीछे वो दोनों खड़े थे और खुद को बेकाबू हो जाने दिया। वो एक खूबसूरत इंसान था, हंसते हुए अच्छा लगता था जैसे सब लगा करते हैं, लेकिन ऐसे बेकाबू होकर हंसते वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। इमराहा ने हाथ बांध लिए और उसे घूरने लगी, लेकिन उसकी हेजलवर्थ की सी आंखें रखने वाला अभी ये नहीं देख रहा था कि काली पुतलियों वाली दो आंखें उसे खफा होकर घूर रही हैं। वही आंखें जिन्हें करीब से देखते हुए वो बहुत दूर चला गया था। वो सिर्फ आलियान नहीं रहा था। हंसते हंसते वो चंद कदम आगे चला जाता और कभी चंद कदम पीछे, अपनी आंखों को साफ करता और इमराहा से कहता, और बस तुम्हारा दाखला बंद। उसने ऐसा 2-3 बार किया। इमराहा शर्मिंदा सी होकर आसपास देखने लगी। इसमें इतनी कोई हंसने की बात तो नहीं थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने गुस्से से बालों की लीटों को पेशानी से पीछे किया और तैश से बालों में हाथ चलाने लगी। वो खामोशी से उसे देखने लगी। उसे लगा कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, कैसे पागलों की तरह हंस रहा है। हर वक्त रोने को तैयार रहने वाली इमराहा ने एक बार फिर रोने की तैयारी कर ली। कुछ ही देर में बामुश्किल आलियान खुद पर काबू पा सका तो उसने इमराहा के गुस्से रोने पर आमादा शक्ल पर गौर किया और उसी वक्त इमराहा उससे आगे आगे चलने लगी। इमराहा आलियान उसके पीछे लपका, लेकिन वो तो जैसे हवा के घोड़े पर सवार थी, तेज तेज चलाती जा रही थी और वो समझ गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इमराहा, इधर मुझे देखो, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। इमराहा को अपने पीछे तेज चलाने की आवाज आई। उसने रोक कर जरा पलट कर देखा। इशारा बंद हो चुका था। ट्रैफिक रुक चुकी थी। सड़क को पार करने वाले सड़क पार कर रहे थे और उनमें बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट आलियान मार्गरेट सड़क को हाथों पर टिकाए तैयारी कर रहा था। इमराहा को लगा कि वो मजाक कर रहा है। वो कभी भी कलाबाजियां नहीं खाएगा क्योंकि उसने मजाक में कहा था। असल में वो उसे तेज मिर्च मसाले से पके हुए कौरमे की चंद प्लेटें खिलाना चाहती थी और वो जानती थी कि वो एक प्लेट से ज्यादा खा ही नहीं सकेगा। उसे अपनी जुबान कटवानी पड़ जाएगी, लेकिन वो तो कलाबाजियां लगा रहा था। उसे ऐसा करते हुए सड़क पर से गुजरते यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने भी देखा। वो इतने हैरान नहीं थे क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसे उल्टे पुल्टे स्टूडेंट से भरी पड़ी थी। फूल जो दिल की जमीन से फूटता है, मोहब्बत के साए में दवाम पाता है। इंसान 2 हालतों में अपनी जौन बदल लेता है, एक कुत्तब की हालत में, दूसरी मोहब्बत की हालत में। और सड़क के पार खड़ा आलियान कुत्तब की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी जौन बदल चुकी थी और ये काम सड़क के उस पार मशरिक से आई हुई दुनिया को हैरत से देखती हुई लड़की ने किया था। मैनचेस्टर के खुले आसमान तले दोनों उस और उस पार खड़े थे। फासला था, कम था, ज्यादा भी हो सकता था। कीप काम एंड लव फ्राइडेज। पुरसकून रहें और जुम्मों से मोहब्बत करें। यूरोपियन जुम्मों से इतना प्यार करते हैं कि कैफेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स और बहुत सी दूसरी जगहों के नाम ओ माई गॉड, एट्स फ्राइडे, वी लव फ्राइडेज या डाई फॉर फ्राइडे जैसे रखते और माई ओनली लव्स फ्राइडे जैसे भी। तो ओ माई गॉड, नाउ ऑल डेज आर फ्राइडेज। ओ मेरे खुदाया, अब सब दिन जुम्मे के दिन हैं का मौसम शुरू था। वो मौसम का सारा साल इंतजार किया जाता है। वो मौसम जिसे मुस्कुराहटों का, इत्मीनान का, खुशियों का और मोहब्बतों का मौसम कहा जाता है। तहाइफ का, सियाहत का और घंटियों का भी। दुनिया भर के रंगे बरंगे परिंदों से आबाद मैनचेस्टर खाली होने लगा। 12 दिसंबर से 13 जनवरी तक के लिए यूनी बंद थी। विद वर्क पार्ट स्टूडेंट की रहाइश का OUK हाउसा
आस पास की दूसरी स्टूडेंट्स की रहाइश गाहें खाली होने लगी और बरतानिया के स्टीरियोटाइप मौसम ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। दूसरे शहरों से आए स्टूडेंट्स अपने घरों को चले गए। दूसरे मुल्कों से आए कुछ मैनचेस्टर में जॉब की वजह से रह गए, कुछ अपने दोस्तों के साथ उनके घरों को चले गए और कुछ दूसरे मुल्कों की सयाहत की तैयारी करने लगे। पकाउली स्ट्रीट से यूनिवर्सिटी कैंपस आने वाली मुफ्त बस सर्विस मांद पड़ने लगी। इमराहा ने ऑक्सफोर्ड रोड को सुनसान होते देखा, जहां हर सुबह स्टूडेंट्स का हिजूम तेजी से हरकत करता नजर आया करता था। इमराहा एकदम से सबको मिस करने लगी, जिन्हें वो जानती थी और जिन्हें कतई नहीं जानती थी। सबको, इतने हजारों स्टूडेंट्स के जम्मे गफीर को उसे नहीं मालूम था कि वो इस माहौल से इतनी वाबस्ता हो चुकी है कि इस माहौल के बदल जाने से ऐसे उदास हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड रोड को ऐसे खाली खाली देखकर उसे हौल पड़ते। वो इतनी जज्बाती है, उसे अब मालूम हो रहा था। यूनि बंद होते ही स्टूडेंट्स बाजारों की तरफ भागे, ढेरों ढेर खरीदारी करते। उसके स्टोर में सुपर सेल की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अब एक पूरा महीना वो दिन रात काम कर सकती थी। उनकी फी घंटा उजरत भी बढ़ा दी गई थी। वो इतने दिनों में ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए काफी ज्यादा पॉइंट्स कमा सकते थे और इमराहा ये पॉइंट्स कमाना चाहती थी। शुरली, दाएं वगैरह का ग्रुप यूरोप की सियाहत के लिए जा रहा था और आलियान भी। उसे हैरत थी कि वो दूसरे मुल्कों में इतनी आसानी से घूमने फिरने के लिए कैसे कर जा सकते हैं। पाकिस्तान में तो लोग ऐसे दूसरे शहरों में नहीं जाते। दाइम ने उसे भी चलने को कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसे एक एक पौंड जमा करना था। तुम गलत समझ रही हो, इतने पैसे नहीं लगते जितने तुम समझ रही हो। हम ट्रेन या बस से जाएंगे। हमने खास डिस्काउंट पास लिए हैं, जिससे हमारे बहुत कम पैसे खर्च होंगे। हम किसी लग्जरी होटल में नहीं रहेंगे, बल्कि स्कूल्स में रहेंगे या बहुत कम कीमत वाले होटल्स में। शुरले ने उसे मनाना चाहा। मैं फिर भी नहीं जा सकती, मुझे एक एक पौंड बचाना है। ठीक है, तुम्हारा मकसद भी माकूल है। हम पहले स्विट्जरलैंड जाएंगे, फिर फ्रांस। कहाँ कोई ऐसे जूते हैं जो पैरों को इतना आराम दें कि लगे ही ना कि हमने इन्हें पहनकर 8-10 मील चलते रहेंगे। जाने से पहले रात को आलियान उसके स्टोर आया। मैं बिल बनाती हूँ, जूते नहीं। जूतों की दुकान में काम तो करती हो ना, मैं सेल्समैन नहीं हूँ। तुम सेल्समैन के पास जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने सुबह से अब तक कम से कम 10 कप कड़वी कॉफी के पिए हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, काफी कड़वी ही होती है। क्लोजर पर रखे कंप्यूटर के साथ वो ऐसे मसरूफ थी और ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे इतने बड़े स्टोर का काम अकेली ही करती है। काफी इस वक्त कड़वी होती है जब वो जुबान को भी कड़वा कर दे। शायद तुम सियाहत करके वापस आओ तो ऐसी कम अकली की बातें करना छोड़ दो। सुना है दूसरी सरजमीनों का पानी पीने से और फिजा में सांस लेने से बहुत सी दिमागी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लगता है तुम पर काम का बोझ बहुत है इमराहा। उसने लहजे को अफसुर्दा बनाया। मैं मजबूत असाब की मालिक हूँ। इमराहा ने लहजे को मजबूत बनाया। लेकिन तुम्हारी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। अगर तुम कहो तो मैं स्वीडन चला जाता हूँ, फ्रांस नहीं। बल्कि अगर तुम कहो तो मैं जाता ही नहीं। मेरा ख्याल है मेरे जाने से पहले ही तुम मुझे बहुत मिस करने लगी हो। मुझे ये देखने का इंतजार रहेगा कि स्वीडन और फ्रांस की हवाओं ने तुम पर से पागलपन के असरात कम किए या बढ़ा दिए। तुम्हें मेरा इंतजार नहीं रहेगा? उसने चंद कदम आगे बढ़कर जूतों के रैक की तरफ देखते हुए लापरवाह जाहिर करते हुए पूछा। इमराहा खामोशी से अपना काम करती रही। लो मैं जा रहा हूँ, उसने कहा, लेकिन वो जाने के लिए अपनी जगह से हिला नहीं। मिलर, उसने एक सेल्समैन को मुतवज्जा किया। इन्हें ऐसे जूते चाहिए जिन्हें पहनकर ये उड़ सकें। प्लीज इनकी मदद करें। आलिया ने चौंक कर इमराहा की तरफ देखा। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। ये जूतों की दुकान है, बैक टू मी फ्यूचर फिल्म का सेट नहीं। यहाँ कुछ उड़ाने वाला नहीं मिलता। मिलर पर काम का काफी बोझ लगता था। तुम्हारे इस सेल्समैन ने भी कड़वी कॉफी पी ली है और 10 कप से ज्यादा पी है। मुंह बसोरता आलियान चल गया। 5 मिनट बाद फिर वो उसके पास था। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, तुम मुझसे उधार ले सकती हो। वापसी की कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारी शादी होगी तो हम हिसाब ठीक कर लेंगे। इमराहा ने सर पर ऐसे हाथ रखा कि जैसे कह रही हो, खुदा के लिए जाओ, मेरा मगज ना खाओ। वीरा, एनओन और ऐसे दूसरे लोग कितने मुल्क घूम फिर चुके थे। ये लोग भी सारा साल काम करते और इन दिनों में सियाहत के लिए निकल खड़े होते। इसने भी
काम करके पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन ये पैसे उसने दाइम को वापस करने के लिए जमा किए थे। अगर बाबा की दुकान में आग ना लगती और उसने पैसे दादा को ना दिए होते तो वो भी वीरा के साथ निकल चुकी होती। उसकी आंखें नम थी इसलिए क्योंकि शायद उसे जिंदगी चंद मौका दे देगी दूसरे मुल्कों की सियाहत के लिए, लेकिन उसे वो शायद ये सब दोस्त ना दे सकेगी। खैर, दिल को मजबूत करके वो ओवर टाइम करती रही और हफ्ते में एक बार यूनिवर्सिटी तक पैदल चलती जरूर जाती। खुश आइन बात यह थी कि 13 जनवरी से सब पहले जैसा होने वाला था। यूनि खुलते ही एग्जाम्स शुरू थे, इसलिए सब न्यू ईयर के बाद आना शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स को कभी ये खबर नहीं हो सकती थी कि लाहौर की रहने वाली, दादा की गोद में घंटों सर रख कर रोने वाली इन सबको कितना याद कर रही है। वो यूनिवर्सिटी पर गिरने वाली बर्फ को घूरते और मुस्कुराने की सही करती है। वो ओल्ड कैंपस की यूनिवर्सिटी आर्क के पास आकर खड़ी हो जाती है और आती जाती ट्रैफिक को देखती है। उसके मुंह से भाप निकलती है और आंखें गीली गीली सी हो जाती हैं और दादा को मैनचेस्टर में फैली बर्फ दिखाती है। मुस्कुराने की कोशिश करती है, उनसे बातों में दिल लुभाती है। तुम चली जाती मेरी बच्ची, जितने पैसे तुम्हारे पास थे, पैसे तो आ जाएंगे, वक्त नहीं आएगा। मैं अगले साल तक चली जाऊंगी, अगले साल तक तो मैं यही हूं ना, उसने दादा से कहा, जो खुद को भी तसल्ली दी। जिंदगी ने जितने झूले अपनी बाहों में थाम रखे हैं वो सब वक्त के इशारे से चलते हैं। उनके झूले के लिए वक्त के इशारे का इंतजार करना ही पड़ता है। वो कहा जाता है कि क्या प्यारी चीज है क्रिसमस कैंडल, नहीं करती शोरो गुल लेकिन नरमी से खुद को निशावर करती है, बेगर्जी से ये खत्म होती चली जाती है। ये भी तो कहा जाता है कि जब क्रिसमस आता है तो घर की याद भी सताती है। हत्ता कि आप घर में ही होते हैं, सारा मैनचेस्टर और सारा बरतानिया और सारा यूरोप क्रिसमस फ्लू का शिकार हो चुका होता है। कोई छींकता हुआ नजर नहीं आता था, लेकिन मुस्कुराता हुआ जरूर नजर आता था। सिटी सेंटर, क्रिसमस और मार्केट में ऊंचे सतून पर बहुत बड़े से सेंता क्लॉज को बिठा दिया गया था, जो मिलियन पाउंड्स मुस्कुराहट सब पर निशावर करता था। क्रिसमस के बड़े मेलों में शुमार होने वाला मेला 200 से ज्यादा स्टॉल्स के साथ स्टॉल सिटी सेंटर में सज चुका था, जहां रातें जगमग करती थी और दिन कुलकारियां भरते थे, जहां रखी सेल की चीजें गुदगुदी करती थी कि आखिर मुझे उठाकर अपने नरम गरम घरों में नहीं लेकर जाते। ज्यादा महंगी तो नहीं है हम। काम की ज्यादती ने उसे थका डाला था। बिल बनाते बनाते उसकी उंगलियां टूटने जैसी हो जाती थी। बर्गर को कॉफी के साथ मुश्किल अंदर करती थी। घर जाकर चंद घंटे सोती और फिर से काम पर आ जाती। दादा से बात नामुमकिन हो गई थी। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। दादा से काफी दिनों बाद बात हुई तो उदास हो गए। ठहरो, तुम्हारे बाप को दिखाता हूँ तुम्हारी ये हालत। बताओ इसे, तुम रोज कितने घंटे काम करती हो? जितने पैसे तुम वहां इतनी मेहनत से करके कमा रही हो, इससे ज्यादा पैसे ये लोग अपनी फजूल खर्चियों में उड़ा देते हैं। 2 काम वालियां आती हैं घर, तुम्हारी माँ से कहा एक को फारिग कर दो, पैसे बचाओ, लेकिन नहीं सुना। एक घर के काम ही कितने होते हैं इमराहा, जहां तुम रहती हो वहां भी तो तुम लोग काम वालियों के बगैर रहते ही हो ना। और देखो कितने कामयाब तरक्की याफ्ता हैं, हमसे तो बहसीयत कौम आगे ही हैं। वो खामोशी से दादा को सुनती रही और क्या कहती। अगले दिन बाबा का फोन आ गया। छोड़ दो जॉब, मैं जैसे तैसे करके तुम्हें पैसे भेज दूंगा, अब हालत पहले से बेहतर है। नहीं बाबा, मुझे आदत नहीं है, इसलिए थक जाती हूँ। जब आदत हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई खानदान नहीं पालना कि तुम 1-1 रुपए के लिए ऐसे परेशान हो। मुझे खुद को पालना है बाबा, मुझे खुद को मजबूत करना है। मैं अब तक मजबूत नहीं हो सकी तो इसमें मेरा कसूर है, आपका है, हमारे निज़ाम का है। आप परेशान ना हो, मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां मुझसे ज्यादा सख्त काम कर रही हैं। मेरी तो जॉब ही बहुत आसान है। आप हमाद, अली और दानिया की तरफ तवज्जो दें। मेरा दिल चाहता है कि दूसरों की तरह वो भी जिंदगी में आगे बढ़ें, मेहनत करें और कामयाब हों। पापा ने उसके अकाउंट में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दिए, जिन्हें उसने हाथ भी नहीं लगाया। जिंदगी में मिलने वाले इसी आराम और आसाइश ने उसे ऐसा बना दिया था। रेडीमेड खाना खाने को मिलता रहे तो खुद खाना पकाने की जहमत कोई भी नहीं करता। एक बार वो डेरेक के साथ ड्रैमसन गई थी। इन दोनों की बनाई डॉक्यूमेंट्री को लेकर उनकी एक नुमाइंदे से मुलाकात तय थी। मुलाकात के बाद जब नुमाइंदा चला गया और बिल आया तो डेरेक ने वेटर से कहा कि वो इस बिल को ऑफिस में भिजवा दे। बिल के नीचे डेरेक ने साइन कर दिए थे।
किस के ऑफिस? डेरिक हंसने लगा। मेरे पापा के ऑफिस। बिल इतनी दूर इनके ऑफिस जाएगा? थोड़े से पैसे हैं, मैं पे कर देती हूँ। मेरे पापा का ऑफिस यही इसी रेस्टोरेंट में है। वो ड्रैमसन के 30 हिस्सेदार हैं। तुम्हारे पापा यहाँ के 30 हिस्सेदार हैं, तो वो वेटर तुम्हें बिल क्यों देता है? इनफैक्ट मुझे सख्ती से मना किया गया है कि मैं यहाँ ना आया करूँ। मैं यहाँ तब आता हूँ जब खाली जेब हो चुका होता हूँ। कभी कभार ज़्यादा नहीं, बिल पर साइन कर देता हूँ, और जब मेरे पास पैसे होते हैं मैं यहाँ आकर पे कर जाता हूँ। इतनी सी रियायत मुझे मिल जाती है। तुम कह रहे हो ये तुम्हारे पापा का रेस्टोरेंट है, फिर भी तुम्हारे साथ ये सब? मेरे फादर अमेरिका से यहाँ काम के लिए आए थे। 10 साल तक उन्होंने गाड़ियों की एक फैक्ट्री में मशीनों की सफाई का काम किया है। उनके जिस्म से मुस्तकिल केमिकल की बू आने लगी थी। उनका कहना है इन 10 सालों में उन्होंने अपने सिगरेट पीने की ख्वाहिश को दबाए रखा, और एक सिगरेट की डब्बिया जब उन्हें तोहफे में मिली तो उन्होंने उसे जला दिया कि अगर उन्होंने वो पी ली तो 10 सालों में कमाए गए सारे पौंड्स धुएं के नजर हो जाएंगे। जिसके फादर का ऐसा माजी रहा हो, उसके बेटे पर ये सूट नहीं करता कि वो मैनचेस्टर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े भी और बाप की कमाई पर ऐसे ऐश भी करे। स्कूल की छुट्टियों में मैंने इसी रेस्टोरेंट में काम किया है। एक बार मैंने गुस्से में स्टाफ के एक वर्कर को धक्का दे दिया था। मुझे उसी वक्त जॉब से निकाल दिया गया था। अब मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर अपना खर्चा निकालता हूँ। आखिर वालिदैन अपनी औलाद के लिए ही कमाते हैं। हाँ, तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बस बहुत खाली उनकी। अगर सारे वालिदैन सिर्फ औलाद का ही सोचते रहेंगे तो इंसानियत का कौन सोचेगा? इंसानियत का 1001 सवाल इमराहा के जहन में इस बात को सुनकर बनने लगे थे। हाँ, अगर 2 लोग सारी जिंदगी कमा कमा कर सिर्फ अपनी औलाद का ही सोचते रहेंगे तो कुल इंसानियत के बारे में कौन सोचेगा? हमें अपनी जिंदगी के दायरे इतने महदूद नहीं करने चाहिए कि हमारी सारी जिंदगी का हासिल सिर्फ चंद अफराद को ही फायदा दे। इमराहा डेरिक के इस जवाब को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसीलिए अगला सवाल नहीं कर सकी। वो लाजवाब हो चुकी थी कि क्रिसमस से एक दिन पहले वो साधना के साथ क्रिसमस मार्केट आई और दोनों ने लेडी महर की बताई ढेरों ढेर खरीदारी की। उन्होंने अपने सब बच्चों के लिए तोहफे मंगवाए थे। नए साल के पहले हफ्ते में मॉर्गन की शादी भी थी। कुछ इस सिलसिले की खरीदारी भी की। साधना को घर छोड़कर वो अपनी यूनी आ गई और आकर ओल्ड कैंपस के आर्क के नीचे खड़ी हो गई। मौसम के तेवर सुबह से ही बदले लग रहे थे। तेज हवा चल रही थी और बीबीसी न्यूज़ ने बर्फबारी की खबर कर दी थी। वो मेहराब की दीवारों के साथ टिककर खड़ी धुंधले आसमान को देख रही थी। धुंध भरती जा रही थी और कुछ दूर आगे की चीजें नजर नहीं आ रही थी। उसे ये सब अच्छा लग रहा था। उसे बर्फबारी का इंतजार था। उसके पास 1 घंटा था, फिर उसे वापस अपनी जॉब पे जाना था। वो अपनी यूनी के आगे बर्फबारी को होते देखना चाहती थी। हवा और तेज हो गई, धुंध और भरने लगी। रूई के गाले माँ की प्यार की तरह नरमी से जमीन पर बरसने लगी। हवा और तेज हो गई। इमराहा ने अपने सुर्ख दस्तानों वाले हाथों को फैला लिया। बर्फबारी बिलाशुबा वो मंजर है जो पहली बार देखने वालों को मस्ताना सा कर देता है। सफेद फूल बर्फ बने इमराहा से शरारतें करने लगे। दोनों में दोस्ती हो रही थी। दूर धुंध में उसने देखा कोई आ रहा है। वो आलियान था। करीब आया फिर दूर होता चला गया। वो आलियान नहीं था। बर्फीले रेशों को समेटते अपने सुर्ख दस्तानों पर उतारते वो जहां की तहां खड़ी रह गई। उसे आलियान आता और जाता क्यों नजर आया था?